इंसानी स्मगलिंग का कारोबार और पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेशन का इदारा। इंसानी बालों के एक्सपोर्ट के दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ और अमेरिका का पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर टैक्स का मुवाजना। सबसे पहले बात करते हैं इंसानी स्मगलिंग के बारे में। इंसानी स्मगलिंग जो है आपका तकरीब ममालिक जो है इनका एक अलमिया है, और ख़ास तौर पर लास्ट 20-25 साल के अंदर आप कह सकते हैं, खास तौर पर आप कह सकते हैं लास्ट 10-15 साल के अंदर ये बहुत ऊपर चला गया। जबकि कहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और अफ्रीका के अंदर जो अनरेस्ट है बहुत ज़्यादा हो गई है। ख़ास तौर पर जब लीबिया का मामला तो पेश आए, अरब स्प्रिंग के बाद जितना भी नॉर्थ अफ्रीका है उनको वहाँ के जो बेशक वहाँ डिक्टेटर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें फिर भी इस फ्लो को इस साल को रोका हुआ था। लेकिन अब ये मामला बहुत आगे चले गए हुए हैं। खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ बांग्लादेश, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आबादी ना, आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर 1.45 बिलियन यानी 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है, और पाकिस्तान की 30 करोड़ की आबादी आप कह सकते हैं। बांग्लादेश की इतनी बड़ी आबादी है, ये सारे इलाके इतने लोग हैं वहाँ पे, जबे वगैरह है नहीं, तो इंसानी स्मगलिंग का कारोबार जो है बहुत ज़्यादा है। और जो इंसानी स्मगलिंग जो करते हैं वो जो जैसे लोग डंकी लगा के जाते हैं आम जबान के अंदर, और जो जो प्लेन के ऊपर जाते हैं या अपने 2 नंबर पासपोर्ट के जरिए, ये मुमकिन ही नहीं है जब तक वहाँ के सरकारी बंदे साथ ना मिले और जो उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो उसमें आपको पता है पाकिस्तान का दायरा है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो अथॉरिटी है, जो एजेंसी है वो है। तो वो ये मैंने पहले कहा कि वो जो मुमकिन ही नहीं है कि 7 बंदे साथ ना मिले हों। तो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा दबाव भी बाहर के मुल्कों से आया, सऊदी अरब वगैरह से, UAE से, बाकी मुल्कों से दबाव आया। जो खास तौर पर दबाव जो आया है, जो फ़कीर जाते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान फ़कीरों के अंदर भी दुनिया में नंबर 1 हो चुका है। मतलब है, आप मैंने इसमें अलग वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी फ़कीर जो है इथोपिया पहुंचे हुए हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं। तो का लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि तकरीबन 51 से जो मुलाजमीन है उनको आइडेंटिफाई किया, उनको जॉब से निकाल दिया, क्योंकि ये इंसानी स्मगलरों के साथ मिले हुए थे और ये सारा कुछ मामला करने में उनकी मदद कर रहे थे। क्योंकि मैंने पहले कहा ना, ये मुमकिन ही नहीं है कि जब आपने बॉर्डर क्रॉस करना है, वहाँ के बंदे जो खड़े होते हैं वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग के मामला कर रहे थे पैसे लेके, और जब जब एयरपोर्ट्स वगैरह पे वो जो FI वाले जो होते हैं, जो चक चुक कर रहे होते हैं, वो बंदे साथ ना मिले हों, तो मुमकिन ही नहीं है। तो यानी हाँ, जब दबाव आया था, हमारी हुकूमत जब दबाव होती है सब कुछ करती है, लेकिन कितनी बड़ी एक शर्मिंदगी का मुकाम है हमारे लिए, एक शर्म का मुकाम है कि जिस अदारे का काम इन्वेस्टिगेशन करना है वहाँ बंदों को जॉब से बरतरफ किया गया। अब ये जॉब से बरतरफ करना भी एक नाअहली है। भाई जॉब से बरतरफ करने से क्या मामला है, इनको सजा दी जाए, कोर्ट के सामने पेश की जाए, जिस तरह खास तौर पर बाकी मुल्कों में ऐसे होता है। अब ये नहीं करेगा बाकी मुल्कों में सारे मामला ठीक होते हैं। मैं अक्सर बार बार क्लैरिटी दे रहता हूँ, ये नहीं पर मसला कि पाकिस्तान में हर मसला जो है वो है, बाकी दुनिया में मसला ही कोई नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन जिस तरह एक बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी जो होती है, जो एक कैंसर की बीमारी इस तरह होती है, जब वो एक खास स्टेज पे पहुंच जाती है, बचना मुमकिन नहीं होता। तो पाकिस्तान में हर मामला जो है वो कैंसर की बीमारी की तरह काफ़ी हद तक आगे चले गए हुए हैं। तो उस लिहाज से मैंने बात की है कि इसमें हम चेक कर सकते हैं कि मुलाजमत निकालना क्या होता है। जिस तरह जो हमारे मौलवी हज़रात में जो मुदस्सर में वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, बाद में कहता है जैसे मस्जिद बाहर काटता है, भाई किसी को सजा दो ताकि अगले बंदे को ये बात हो, वो अगले बंदे जो दूसरा बंदा जो है वो ऐसे मामला ना कर सके। लेकिन क्या करूँ, मैं तो आपके सामने ये प्रेजेंट कर सकता हूँ अपने एनालिसिस वगैरह जो कुछ हो रहा है। अब दूसरी बात करते हैं इंसानी जो बाल हैं उनकी उनके बारे जो एक्सपोर्ट जो होते हैं, जिनके बरामदात जो करते हैं, उसके अंदर ये अरबों का कारोबार है, अरबों की इंडस्ट्री है। यानी एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक ये 7.5 बिलियन की इंडस्ट्री, यानी 7.5 अरब डॉलर की ये इंडस्ट्री है। जो और इस इंडस्ट्री के अंदर लोग अरबों रुपये, जो मुल्क जो है उनकी जो GDP जो आती है, जो इनकम होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये इनपुट होती है। तो उसके अंदर जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उसके अंदर नंबर 1 के ऊपर है इंडिया। इंडिया दुनिया में बाल एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और इसकी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितने ज़्यादा इंडिया बाल एक्सपोर्ट करता है। वो तो इंडिया की जो मार्केट जो वैल्यू जो है, जो उनका जो परसेंटेज है, जो होल्ड है उनका, वो 89% है पूरी दुनिया की मार्केट का। यानी 99% मार्केट जो बाल एक्सपोर्ट करता है वो इंडिया करता है। अब इंडिया से जो बाल जो एक्सपोर्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक इनको कहते हैं टेम्पल हेयर। टेम्पल हेयर मतलब होता है जो बाल वगैरह उनका मंदिरों से इकट्ठे होते हैं। अब आप सोचते हैं कि मंदिर से बाल कैसे इकट्ठे होते हैं जी? भाई मंदिर से बाल वहाँ पे अक्सर वहाँ पे उनका रिचुअल्स हैं, उनके ये मजहबी मामला आते हैं। जब उनकी मन्नत वगैरह पूरी होती है तो उन्हें बालों को उतारते हैं। तो बाल बड़े जो उतारते भी है ना, वो बाल बड़े साफ होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, क्योंकि मजहबी मामला ना होते हैं ना, वो बालों को बड़े साफ करते हैं, सही लंबे भी होते हैं। एक तो वो बाल होते हैं, एक दूसरे होते हैं आम बाल जो लोग इकट्ठे इकट्ठे करते हैं लोगों से, वो इतने ठीक नहीं होते, कूड़े के इकट्ठे करते हैं। 2 तरह के बाल होते हैं। तो उसको मैं वैसे आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ, फिर उसको उनके मुताबिक वो करते हैं। लेकिन अलमिया यह है कि इंडिया के बाल तो इकट्ठे करता है, लेकिन बालों को जो अब आप मामला थे बालों से होता क्या है, बालों से ये बनती हैं विग्स वगैरह बनती हैं, जो और ये बहुत बड़े लोगों को जरूरत होती है विग्स, जो बालों की एक्सटेंशन होती है, ये मामले होते हैं। तो उसके लिए अभी इंडिया उसके अंदर जो बालों को जो सही प्रोसेस का जो पैसे बनाने वाला मामला था ना, उसमें इंडिया काफ़ी पीछे है। बाल तो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर इंडिया के बाल एक्सपोर्ट होते हैं चाइना में, और चाइना में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, उसमें इंडिया चाइना से बहुत पीछे है। मैं उस बारे में बात कर चुका हूँ।
तो सारे बाल वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके वहाँ पे मशीनी की कहती है उसको, इसकी प्रोसेसिंग होती है, जो कुछ करना होता है उन्होंने, फिर वहाँ से विग्स वगैरह बनती है। और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का एक्सपोर्टर है जो विग्स वगैरह बनाने के अंदर जो बालों की एक्सटेंशन होती है। और सबसे बड़े इंपोर्टर कौन है? इंपोर्टर वो जिनके जो मुल्क ये मंगवाते हैं, उसमें अमेरिका है, यूरोप है और अफ्रीका के कुछ मुल्क है, लेकिन साउथ अफ्रीका वगैरह जो आ जाते हैं। तो ये अरबों का कारोबार है। अब उसमें टॉप 5 कंट्री कौन है? जैसे मैंने पहले बताया, वैसे इंडिया का तो बहुत बड़ी मोनोपोली है, बहुत बड़ा होल्ड है। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान भी है उसके अंदर जी। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर आता है सिंगापुर, नंबर 4 पे इंडोनेशिया और नंबर 5 के ऊपर ब्राज़ील है। यानी ये काफ़ी बड़ी पोटेंशियल है। आबादी बहुत ज़्यादा ना इन इलाकों में, आप देख सकते हैं साहब, सवाए सिंगापुर के। ओवरऑल इन सिंगापुर में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं उनकी भी कहते हैं वो ज़्यादा एशियन टाइप ही हैं। तो ये मैं बता दूँ आपको, ये थोड़ा सा मामला। अब अगली बात करते हैं कि आपको पता, अब मैंने एक लगा वैसे वीडियो बनाई है टैरिफ के ऊपर, जो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल टैरिफ वगैरह अनाउंस किए हैं, जो टैक्स वगैरह, जो टैरिफ जो होता है इंपोर्ट टैक्स ही कह सकते हैं, जो जब कोई जो कहते हैं आप कोई चीज़ किसी दूसरे मुल्क भेजते हैं तो वो मुल्क उसके ऊपर जो टैक्स लगाता है ना, तो उसको टैरिफ का नाम दिया गया, लेकिन आम जुबान के अंदर वो इंपोर्ट टैक्स है। जैसे पाकिस्तान में चीज़ें इंपोर्ट होती है ना, दूसरे मुल्क से, उस पर टैक्स लगता है। गाड़ियाँ इंपोर्ट, अगर आपको गाड़ी मंगाना चाहें तो टैक्स लगाते हैं, तो उसको टैरिफ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको नाम दिया लिबरेशन डे, यानी आज़ादी का दिन। उसने कहा बड़ी देर तक जितने बाकी जो लोग जो उन्होंने हमारी नरमी का वो फ़ायदा उठाया, तो इस चक्कर के अंदर उसने टैक्स लगाए हैं। उसका टैक्स जस्टिफिकेशन ये दे रहा है कि हमने काफ़ी मुल्कों को बहुत कम टैक्स चार्ज करते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करते हैं। तो उसको उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए, तो बात तो ठीक ही है। यानी ये इसका फर्ज मैंने पहले कहा था, आपका कोई बंदा भी मेरे साथ मेरे कारोबार कर रहा है, मैं आपको आपको आपके मुल्क में चीज़ें भेज रहा हूँ, मैं आप मेरी चीज़ों के ऊपर जो है वो टैक्स लगाते हैं 5% लेस, मिसाल के तौर पर। लेकिन जब आप मुझे चीज़ें भेजते हैं, मैं आप पे 1% टैक्स लगाता हूँ मैं। वो जो आप हमारी आप दोस्ती वाला मामला था, बता ठीक है चलती रहती है, लेकिन एक खास आदि होती है ना। अब तो इतनी ज़्यादा मामला हो चुके हुए हैं उनके अपने अमेरिका के अंदर, अपनी जो उनके मामला हैं जब कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, तो उसके लिए उसने वो ठीक है। फिर आप जब ये मामला करेंगे तो अगले बंदे ने वो गलत तो नहीं कह रहा कि फिर भी उसने वो टैक्स नहीं लगाया जो लगाना चाहिए। काफ़ी मुल्कों में ऐलान किया उसने कि जो अब उसने कहते हैं जो जो अदले का बदला जिसे कहते हैं, जितने आप टैक्स लगाएंगे हम भी उतना टैक्स लगाएंगे। उसके ऊपर मैंने कल शेर भी सुनाया था कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो अब मैं इंडिया पाकिस्तान बारे में बता दूं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है ही कोई चक्कर नहीं ना। पाकिस्तान कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है? पाकिस्तान जो अमेरिका को चीज़ें एक्सपोर्ट करता है वो तकरीबन $5.1 बिलियन की करता है, यानी 5.1 अरब डॉलर की जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है अमेरिका की, बहुत कम है। और इंडिया की जो एक्सपोर्ट है अमेरिका की वो $91 बिलियन है, यानी $91 बिलियन। कितना बड़ा फर्क है पाकिस्तान इंडिया के एक्सपोर्ट का। अब जो टैक्स है, अब जो अमेरिका जो पाकिस्तान को जब चीज़ें भेजता है, पाकिस्तान अमेरिकन चीज़ों के ऊपर जो टैक्स लगाता है वो 58% है, यानी 58% है। और जो इंडिया जो है, जो अमेरिकन चीज़ों के ऊपर जो टैक्स लगाता है, जो अमेरिका की चीज़ें जाती हैं इंडिया के अंदर, वो 52% है, यानी 52% है। तो उसको सामने रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं भी ऐसा नहीं हो सकता, आप हमारे भी तो इतना ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, तो ये और हमारे ऊपर चीज़ें इतनी चीज़ें भेजे होते हैं, हम तो इतना टैक्स नहीं लगाते पहले। तो उसने कहा ठीक है जी भाईजान, आप पे टैक्स लगेगा। तो उसने ऐलान किया कि पाकिस्तान का आप कोई भी चीज़ भेजेगा अमेरिका तो पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं जितनी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट है, हालांकि हमारा मेन मकसद होना चाहिए बातें बातें करने से ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करें। मुल्क ऐसे ही आगे बढ़ सकता है। एक्सपोर्ट में इजाफा कैसे होगा? इंडस्ट्री वगैरह लगाएं, माल लोगों की जॉब करें, तो तभी मामले तो होंगे। तो वो हुकूमत का काम है भाईजान, मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे खिदमत का मौका दिया है तो मैं तो मामला ठीक कर सकता हूँ। एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो है वो यही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर ऐलान किया 29%, 29% टैक्स लगाने का पाकिस्तान चीज़ों का, और इंडिया पे ऐलान किया 27%, 57%, 27%, 27%, उन्हें आधा आधा। हालांकि पूरा नहीं लगाया, पूरा भी लगा सकता था। तो ये मामला हैं, इस तरह के मामला जो किए हैं। इसका ये होगा ये कि जो भी चीज़ें, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा जब 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 आप एक लोकल मार्केट चीज़ें बन रही होती हैं, जब आपकी चीज़ें वहाँ जाएंगी उन पर टैक्स लगेगा, चीज़ महंगी होगी। जो लोकल बंदे जो होते हैं तो वो फिर बाहर की जो चीज़ें जो आ रही होती हैं उसको कम खरीदेंगे, ये लोकल जो मेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा खरीदेंगे, ताकि वो चाहता है कि लोकल जो बंदे, जो हमारी इंडस्ट्री है वो तबाह ना हो, यहाँ पे जगह लगें, लोग आके अमेरिका के अंदर चीज़ें बनाएं, और अमेरिका के जो लोग काम करते हैं, इंडस्ट्री या बिजनेस है, उसको बढ़ाने के लिए तो लगाया कि बाहर जो लोग टैक्स वगैरह आते हैं। बाकी मुल्कों में बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया, मैक्सिको पे, कनाडा के ऊपर, यूके पर 10% लगाया, यूरोप के ऊपर 20% लगाया, और जो कहते हैं वियतनाम है उसके ऊपर 92% या 91% लगाया, चाइना पे लगाया 20 से 30%, यानी अब अराउंड समथिंग लाइक दिस, इतना लगाया। तो ये मामला इस तरह के हैं कि अगर ये कि आपने इसलिए पाकिस्तान के अंदर तो कोई मामला तो ठीक नहीं है। कोई आप देखें गाड़ियों का म्यार, जो भी चीज़ें आती है पाकिस्तान में, जो रैंद खूंद नहीं होता वो पाकिस्तान आता है।
तो उसके ऊपर जो लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गई हुई है। कोई बंदा बेचारे का नहीं, सब चीज़ें चाइना ने, जो चाइना की जो चीज़ कहीं ना बिकती पाकिस्तान भेज देता है। आपने अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होता है। एक इंटरनेशनल मामला तो होते हैं, लेकिन जब आपकी लोकल इंडस्ट्री नहीं ना होती, फिर आप जितनी बड़ी दोस्तियां बाकी कर लें, जब आप तो होता क्या कि एट द एंड ऑफ द डे फिर आप ब्लैकमेल ही होते हैं। आपकी लोकल इंडस्ट्री होती है, बेहतरीन होती है, लोगों को रोजगार मिल रहा होता है, लोग अपना बना रहे होते हैं, तो फिर आप कल को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अपनी आपकी नो होती है, सही तरह बात कर सकते हैं। तो ये सही मामले तो होते हैं। तो ये मैं आपके सामने थोड़ी सी मालूमात लेकर आ सकूँ, क्योंकि मैं ऐसे मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने जो मेन चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, या ओवरऑल जो चीज़ें आपकी नज़र में थोड़ी ओझल हैं, वो आपके सामने लेकर आ सकूँ, तजिया पेश कर सकूँ, कि ताकि आप उससे कुछ चीज़ें लर्न कर सकें। एंड को मेरी कैसी बात जब कोचिंग लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।